धरा से हम सभी बहनें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अभिनंदन देते हैं कि मातृशक्ति को राजनीतिक सम्मान और राजनीतिक संबल देने के लिए उनका और उनकी सरकार का वर्तमान स्पेशल सेशन में जो प्रयास चल रहा है, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से वो प्रयास सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। वर्षों से महिला आरक्षण का विषय राजनीतिक फुटबॉल बन गया है। अब इस विषय को त्वरित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रयास का हम न सिर्फ समर्थन करते हैं, बल्कि वो महिलाएं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, वो महिलाएं जो ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में अपने कामकाज से राष्ट्र को सशक्त करती हैं, ऐसी महिलाएं आज आतुरता से उस समय का इंतजार कर रही हैं जब देश की संसद एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी के 33% आरक्षण को त्वरित रूप से लागू करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगी। देश की सभी बहनों के ये ध्यान में आया है कि कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते कि सदन में सरकार का ये प्रयास सफल हो। ऐसे विपक्षी दलों को भारत की साधारण महिलाएं विनम्रता पूर्वक चेतावनी देती हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण को ना गंवाएं, भारत की महिलाओं के साथ राजनीतिक न्याय करें। अगर कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई भी राजनेता स्वयं नारी के इस राजनीतिक सम्मान की यात्रा में खलल डालेगा तो देश की महिलाएं फिर उनके साथ न्याय खुद करेंगी। पुनः प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया कि वर्षों बीत गए इंतजार में, अब वो इंतजार भारत की महिला के लिए आरक्षण हेतु खत्म हो, इस प्रयास में वो सफल हो, ऐसा बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम अनुग्रह, आग्रह और प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। सारे हमारे मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है, अगर उन्हें कोई इस संदर्भ में प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। इतना ही निवेदन कि आप किस मीडिया हाउस से हैं उसका परिचय अपने नाम के साथ हमें दे दें। मैं न्यूज़ 18 से रवि पांडे हूँ। मैम, जिस तरीके से कल संसद में देखा गया कि अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया और एक तरफ जहाँ महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो रही थी, उस समय उन्होंने जाति जनगणना की बात करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? कल गृह मंत्री जी ने बड़े ही प्रखर स्वरूप में एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। अखिलेश जी ने विशेष मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात उठाई। अखिलेश जी के साथ साथ विपक्ष का हर नेता जिसकी एक संसदीय यात्रा रही है, वो जानता है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता। प्रश्न ये उठता है कि ये जानते हुए कि संवैधानिक मर्यादाएं धर्म के नाम पर आरक्षण स्वीकार नहीं करती, फिर भी क्यों अखिलेश जी मुस्लिम समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वाकई में अखिलेश जी का समर्पण और उनका दृष्टिकोण मुस्लिम बहनों के उत्थान के प्रति सजग होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो ट्रिपल तलाक के मामले में वो मुस्लिम बहनों के विरोध में खड़े नजर नहीं आते। इसलिए अपनी निजी राजनीति के लिए, हेडलाइन चेजिंग के लिए कल उन्होंने जो रुख अपनाया, साफ है कि वो एक वोट बैंक को जानबूझकर बरगला रहे हैं, जानते हुए
कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान स्वीकारेगा नहीं। मैम मैं निशांत हूँ एबीपी न्यूज से। सवाल इस बात का है मैम कि स्पेशल सेशन के तहत इस बिल को ले आया गया है और जो ऑपोजिशन है वो यही बात कह रहा है कि हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समय है, जो टाइमिंग है, इसके अलावा जो नियत है उस पर हमारा संशय है। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? अगर नियत है कि संविधान की मर्यादा में रह के प्रोसेस पूरा हो तो क्या ऑपोजिशन को संविधान पर विश्वास नहीं है? अगर नियत है कि पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव प्रक्रिया सदन में सुचारू रूप से न सिर्फ संचालित हो बल्कि राष्ट्र के सामने पारदर्शिता से ये पूरा का पूरा सेशन हो, तो क्या ऑपोजिशन को राष्ट्र पर और सदन पर विश्वास नहीं है? अगर सरकार ये कहती है कि हम डिलिमिटेशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ करते हैं, जो विपक्षी नेताओं का ही कहीं ना कहीं एक उनकी मांग थी 2010 में, आपको याद होगा कि वर्तमान परिस्थिति को और विस्तार से आप बढ़ाएं और फिर उसमें आरक्षण लागू करें, तो क्या वो अपने उस बयान से पलट रहे हैं? 2023 में उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में इसको त्वरित रूप से इम्प्लीमेंट करो, तो क्या वो अपने उस कथन से पलट रहे हैं? तो ऑपोजिशन, विपक्षी दल क्या रुख आजमा रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। मैम नवीन बोल रहा हूँ पीटीआई से। विपक्ष ये कह रहा है कि परिसीमन जो हो रहा है उसका विरोध होता है, न कि महिला बिल का। डिलिमिटेशन एक्ट के संदर्भ में कल गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक्ट में कोई वो संशोधन नहीं कर रहे हैं। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट देश की संसद में प्रस्तुत होगी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति जी इसको अपनी मंजूरी देंगी, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या ऑपोजिशन का ये मानना है कि डिलिमिटेशन का जो कानून कांग्रेस के राज में बना उस कानून में कोई गलती है? क्या ऑपोजिशन का ये मानना है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी तो ऑपोजिशन को सदन की कार्रवाई और सदन में ऑपोजिशन की क्षमता पर संदेह है? क्या ऑपोजिशन को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पर विश्वास नहीं है? टीवी से पार्टी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग नारी को नारा बनाने का काम कर रहे हैं और नोएडा में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो है लाठीचार्ज वगैरह किया गया, तमाम वीडियो भी सामने आए, उसको लेकर के वो लोग कह रहे हैं आप नारी का सम्मान नहीं करते। तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता से संस्कार, समझ और संयम की मेरी अपेक्षा नहीं है। विषय और मुद्दा उनके सामने जो सदन में है वो ये स्पष्ट रूप से, क्या वो महिला आरक्षण को समर्थन देते हैं या नहीं, विषय और मुद्दा जो उनके समकक्ष सदन में है वो स्पष्ट है। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण स्थापित हो, कार्यान्वित हो? विषय उनके पास, मुद्दा उनके पास स्पष्ट है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि हम सबको सर्वसम्मति से इस विधेयकों को पास करना चाहिए। क्या वो इस समर्थन में है या नहीं, उनके ये स्पष्ट करना चाहिए। मेरा नाम जयपाल है। क्योंकि कहने के लिए तो समाजवादी पार्टी के नेता सास बहू की भी बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम, इधर से सवाल है। जैसा कि मोदी ने 11 साल लगा के विधेयक को लागू किया, उस पर सोचने के लिए इतना बड़ा मुद्दा था, क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं दिया गया? संसद में इसको पारित करना है, विपक्ष को अगर विश्वास में नहीं लिया होता तो 23 में सर्वसम्मति से पास होता क्या? जो विरोध हो रहा है वही तो कारण है। विरोध उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहते नहीं वो इम्प्लीमेंट हो। इसलिए कई लोगों को जो कंफ्यूजन है, जैसे अखिलेश जी ने जो सवाल उठाए थे, मंत्री जी ने जवाब दिया, आज जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अनोन चीज़ें हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में सदन की कार्रवाई चल रही है। गृह मंत्री जी ने कल स्पष्ट किया कि डिलिमिटेशन से लेकर बाकी सदन में विपक्ष के नेता जो जो प्रश्न उठा रहे हैं बारीकी से स्टेट बाय स्टेट उसका रिस्पॉन्स वो देंगे। कल कुछ प्रदेशों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, संक्षेप में उन्होंने डिलिमिटेशन के बारे में अपनी पोजीशन सदन के सामने प्रस्तुत की। आज भी उन्होंने कल ही घोषणा कर दी थी हर प्रश्न का उत्तर वो देने के लिए तैयार, बशर्ते ऑपोजिशन वॉकआउट ना करे। सवाल उठाते हैं जयपाल से। अखिलेश यादव ने एक तो आपके टीवी सीरियल को लेकर निशाना साधा, दूसरा रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि जब इतिहास पहले बन गया फिर दोबारा इतिहास बनाने की क्या ज़रूरत है? जब एक बार बिल पास हो गया तो फिर इसको विशेष सत्र लाकर एक नया इतिहास, यानी अपने ही बनाए इतिहास को दोबारा बीजेपी मिटा के फिर एक नया इतिहास बना रही है। तो ये उन्होंने कहा कि गुमराह करने की कोशिश हुई है, सरकार पर भरोसा। विषय स्पष्ट है, 33% आरक्षण को लागू करना है।
और वो तो इतने परखे हुए राजनेता हैं कि उनको भी पता है विषय क्या है। उनको शायद ये समझ नहीं आ रही कि विषय का विरोध कैसे करें। और आपके टीवी सीरियल का जिस तरीके से नाम लिया गया, देखिए बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की हो। लेकिन आप हम जैसे लोग जो मीडिया से मुखातिब हैं, काम करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बातें हों, सांसद जाकर वहाँ संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लेकिन ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उनका विपक्ष में रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है उसको पता है गांव-गांव पात-पात घूमते घूमते इतना वक्त बीत जाता है कि सीरियल देखने का एक गंभीर राजनेता के पास टाइम नहीं होता। नारी शक्ति वंदन की बात की जाती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को लगातार मैं बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, पैतृक सीट से लड़कर जिनको धरोहर में राजनीति मिली है वो ठहाके लगा सकते हैं, लेकिन किसी के गढ़ में जाकर परचम गाड़ने के उनके कहीं ना कहीं दम मुझे दिखता नहीं है। जहाँ तक कि विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम का है, तो पार्लियामेंट का समय उस विधेयक पर, उस विषय पर चर्चा करने में अगर लगाया जाता उनके द्वारा, तो वाकई में बहुत ही प्रोडक्टिव उनका कंट्रीब्यूशन होता। मैम, अभिषेक बंसल नेवसी डिलिमिटेशन जो हो रहा है, जो संख्या बढ़नी है सीटों की, कितनी तक जानी है, उसका आधार क्या होगा, बेस क्या आज गृह मंत्री जी विस्तृत रूप से उसकी जानकारी सदन में देंगे। बेस क्या होगा मैम? 850 वही कह रही हूँ आपको, आज गृह मंत्री विस्तृत रूप से उसकी जानकारी सदन में देंगे। कल संक्षेप में उन्होंने बोला है, आप अपने चैनल पे कल उनका संक्षिप्त जो भाषण है उसको चला सकते हैं। इसके लिए तमाम संवैधानिक संशोधन भी करने पड़ रहे हैं। भाई साहब वही तो प्रस्ताव है। मैम, नारी शक्ति वंदन की बात की जा रही है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट लगातार ये कह रही है कि महिलाओं के ऊपर लगातार शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो जेपी सरकार है, इस पे रोकने में विफल क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 ऐसे संकल्प लिए जो धरातल पर फलीभूत हुए हैं। एक, देश में 900 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स हैं जो भारत के इतिहास में कभी नहीं बने। ये वो सेंटर्स हैं जिसमें वो महिला जो हिंसा से ग्रसित है, जिसको आश्रय की ज़रूरत है, उसे पुलिस की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, मुफ्त वकील का समर्थन और मेडिकल व्यवस्था और शॉर्ट स्टे होम, इसकी पूरी 100% जो बजटरी व्यवस्था भी है वो भी भारत सरकार ने की। हमारे देश में कई महिलाओं ने ये बार बार गुहार लगाई कि त्वरित रूप से जुडिशल प्रक्रिया में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। एनडीए की बीजेपी नित एनडीए सरकार ने देश में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। अंतिम जो मैंने आंकड़ा देखा उसके अंतर्गत देश में 3,71,000 केसेस उस फास्ट ट्रैक प्रोसेस से पारित हुए और महिलाओं को न्याय मिला है। देश में 35 राज्यों में यूनियन टेरिटरी सहित हेल्पलाइन की व्यवस्था एनडीए की सरकार ने की है। और आपको याद होगा, आप सब तो मीडिया में इस विषय को कवर भी कर चुके हैं कि कैपिटल पनिशमेंट, बलात्कार के विषय में सजाए मौत, ये भी एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, जिसको लेजिस्लेटिवली हमने फलीभूत कर दिखाया देश की संसद में। तो जहाँ जहाँ व्यवस्था को सुदृढ़ करके नारी का संरक्षण करना है, वो व्यवस्थाएं भारत सरकार ने दी हैं। मैम, संसदीय व्यवस्था के लिए आज सर, जिसका रिपोर्ट, एक सेकेंड, जिसने अभी तक सवाल ना किया हो ऐसा कोई है व्यक्ति? एक ने बताया कि गृह मंत्री आज डिलिमिटेशन पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके पहले ही जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, खासकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन, वो ये बता रहे हैं कि उत्तर बनाम दक्षिण करने की कोशिश है सरकार की, और उत्तर भारत के सहारे हमेशा से सत्ता में बने रहे, ये कोशिश चल रही है सरकार की। देखिए, ये मेरा सौभाग्य रहा कि थिरुवल्लुवर, आप तो जानते हैं तमिलनाडु में उनके प्रति क्या भावना है समाज की। थिरुवल्लुवर के बारे में उन्होंने जो लिखा, वो अनुसरण उसका देश के हर स्कूल का बच्चा करे, ये प्रयास मेरा अपना था शिक्षा मंत्री के नाते। तो भारत सरकार ने हर बार ये प्रयास किया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक सूत्र में बना रहे। और आप ये प्रश्न मुझसे काशी में पूछ रहे हैं, जो काशी गवाही दे सकता है काशी तमिल संगम का, तो शायद स्टालिन जी को काशी में आके काशी ने किस प्रकार से तमिलनाडु से हमारे भाई बहन जो आए काशी में दर्शन करने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं की,
काशी के साधारण नागरिक ने, काशी के विद्वानों ने वो आकर एक बार आप सबको परिचय दिलाना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा मैम, 50% सीटें बढ़ेंगी तो उसके साथ उत्तर भारत में सीटें ज़्यादा होंगी। आज अहम दिन है सर। अंतिम सवाल जी। आज अहम दिन है, आज उस पर वोटिंग होने वाली है। ओपोजिशन एक बात को लेकर और दावा कर रहा है कि जो पहल आज आप लोग कर रही हैं वो भारत को बतौर महिला प्रधानमंत्री हो या महिला राष्ट्रपति हो वो देकर वो कर चुका है, यानी उसकी नीति साफ रही है इस मामले में। तो फिर दिक्कत क्या, ये भी पास कर दें? मैं तो वही तो आपसे सवाल वही नहीं, आप, मैं वही तो कह रही हूँ, अगर इतने ही समर्थक हैं तो पास कर दो ना, फिर इतना शोर शराबा क्यों? और महिला अगर राष्ट्रपति बनती है तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है वो हमने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति कांग्रेस के व्यवहार हम देख चुके हैं, मैं सदन में उसके बारे में बोल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप इतना हिमायती हैं, विपक्ष से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप महिला समर्थक हैं तो फिर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक स्वर में पास कर दीजिए बिल। वो कह रहे हैं कि बिल का विरोध नहीं है, लेकिन जो समय लगेगा भाई साहब, बिल का ही विरोध है क्योंकि सदन में बिल ही प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।